ओके। हाँ बच्चों, तो देखिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें परीक्षा में 2 नंबर का समास आता है। तो आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समास की परिभाषा देखेंगे कि समास किसे कहते हैं। तो समास की परिभाषा है कि 2 संबंध पदों को पास लाकर एक नया शब्द बनाना समास कहलाता है। हाँ, 2 संबंध पदों को पास लाकर एक नया शब्द बनाना समास कहलाता है। ये समास की परिभाषा हुई कि 2 समस्त पदों को, समास में 2 पद होते हैं और दोनों पदों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना समास कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के भेद, समास के भेद, हिंदी में समास के 4 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा होता है द्वंद्व समास और चौथा होता है बहुव्रीहि समास। यही हिंदी में 4 समास होता है। संस्कृत में 6 समास होता है। जो 2 समास होता है वह तत्पुरुष समास का उपभेद होता है। 2 समास तत्पुरुष समास का उपभेद होता है। कर्म धारय समास और दूसरा उपभेद होता है द्विगु समास। यह समास के 6 भेद होते हैं। हिंदी में 4 होते हैं और संस्कृत में 6 होता है। जो तत्पुरुष समास का उपभेद होता है कर्मधारय समास और दूसरा द्विगु समास। उसके बाद हम बारी बारी से एक एक की परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव समास।
अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो परिभाषा है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो और पहले पद की प्रधानता हो। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और पहले पद की प्रधानता हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय अव्यय अविकारी शब्द होता है, यानी जिन शब्दों पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ध्यान देना है कि अव्ययी समास में पहला पद, यानी समास में दो पद होते हैं जिसमें पहला पद अव्यय होता है और पहले पद की प्रधानता होती है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे जैसे यथा शक्ति, इसमें दो पद है, पहला है पद यथा और दूसरा पद शक्ति है, यथा शक्ति। अब उसके बाद इसका विग्रह करेंगे, तो विग्रह करेंगे कि यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार विग्रह। विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार, जिसमें पहला पद शक्ति यथा है और दूसरा पद शक्ति है। आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो याद रखना कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो और पहले पद की प्रधानता हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसके बाद अब दूसरे समास पर चलेंगे। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास परिभाषा है कि जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो कर्मधारय में एक विशेषण होता है पहला पद और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नील गगन, नील गगन, जिसमें पहला पद नील है और दूसरा पद जो है गगन है। अब इसका विग्रह करेंगे तो होगा कि नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, नील गगन। दूसरा उदाहरण महात्मा, महान है जो आत्मा, जिसमें पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं।
फिर से जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। उसके बाद अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब प्रश्न उठेगा कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो छोटी परिभाषा है कि जिस समास में विभक्ति का लोप हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। जैसे हस्तलिखित, लिखित। विग्रह करने पर होगा हाथ से लिखित, इसमें से करण विभक्ति का लोप हो रहा है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राजपुत्र, राजा का पुत्र आदि। तो जिस समास में विभक्ति का लोप हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। याद रखना कि जिस समास में विभक्ति का लोप होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला समास द्विगु समास। द्विगु समास। अब प्रश्न उठता है कि द्विगु समास किसे कहते हैं। परिभाषा है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और समूह का बोध होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। फिर से परिभाषा कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और समूह का बोध होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा। चौराहा द्विगु समास है। विग्रह करने पर चार रास्तों का समूह। चौराहा का विग्रह करने पर होगा चार रास्तों का समूह, जिसमें चार संख्या है और रास्तों का समूह है। जहाँ चार रास्ते मिलते हैं, चार रास्ते गुजरते हैं, उसी को चौराहा कहा जाता है। पंचवटी, पांच बटों का समूह। सप्तर्षि, सात ऋषियों का समूह। शताब्दी, 100 वर्ष का समय आदि ये द्विगु समास के उदाहरण हैं।
उसके बाद अगला जो समास है वो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास। अब प्रश्न उठता है कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। परिभाषा है कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो और बीच में और का लोप हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो और बीच में और का लोप हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दिन रात, इसमें दो पद दिन और रात है। पहला पद दिन और दूसरा पद रात है। विग्रह करने पर दिन और रात, विग्रह दिन और रात। माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, ऊंच नीच, ऊंच और नीच। इसमें दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए यह द्वंद्व समास है। अगला समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। अब प्रश्न उठता है कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। परिभाषा है कि जिस समास का कोई पद प्रधान न हो, दोनों पद प्रधान न हो बल्कि तीसरा पद प्रधान हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में न तो पहले पद की प्रधानता होती है न दूसरे पद की होती है, कहीं तीसरा पद प्रधान हो जाता है, इसलिए उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे गिरिधर, विग्रह करेंगे विग्रह, गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण, गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। पंचानन, पांच है आनन जिसका अर्थात हनुमान। दशानन, 10 है आनंद जिसका अर्थात रावण। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर अर्थात जिसके सिर पर चंद्रमा हो इत्यादि। तो बच्चों आज हम लोग समास के बारे में पढ़े। समास
की परिभाषा पढ़े, इसको आप लोग याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे।